पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअलिटी। पॉलिटिक्स शब्द का जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो आज समाज में ये देखा गया है कि पॉलिटिक्स में पर्सनल मोटिव्स पहले देखे गए हैं। तो अभी आपने स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स को जोड़ के एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन बताई थी। तो आज उसकी पॉसिबिलिटी क्या लगती है? क्योंकि जैसे ही कोई राजनीति में आता है तो वो अच्छा भाव लेके आने के बावजूद भी परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बनती हैं कि वो पर्सनली मोटिवेट हो जाता है स्पिरिचुअली मोटिवेट होने के बजाय। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है? आपको क्या लगता है कि क्या परिस्थितियाँ बने कि इसकी पॉसिबिलिटी निकल कर आए? आज हम इस संदर्भ में अगर बात करेंगे तो हमें एनालिसिस करना होगा कि भारत के अंदर युवा शक्ति, जिसे हम युवा शक्ति बार बार कहकर संबोधित कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज भारत की आबादी में बहुत ज़्यादा है। और जितना भी युवा है वो सब ज़्यादा संवेदनशील है इन कंपैरिजन ऑफ उन लोगों के जो जीवन में आगे बढ़ चुके हैं उन प्रैक्टिसेस के साथ जो आप कह रही हैं कि ये संभव कैसे होगा। आपको एक बात समझनी होगी कि वो युवा जो भारत को समृद्ध होते हुए देखना चाहता है और उसके अंदर भारत को समृद्ध करने की क्षमता भी है, क्या हम इस नेगेटिविटी को उस युवा के अंदर आने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं भारत की उस युवा शक्ति से ये अपेक्षा नहीं करता, बल्कि ये मेरा विश्वास है कि जिस दिन भी ऐसा कोई व्यक्ति जो न धर्म, न जाति, वर्ण, क्षेत्र, किसी भी आधार को छोड़कर सिर्फ भारत के लिए बात करेगा, निश्चित रूप से करेगा, तो भारत आज जिस स्थिति में है उससे बहुत आगे बढ़कर वहाँ हमें दिखाई देगा जहाँ पर आज हम शायद कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। ये युवा शक्ति जब मुस्कुराती है, ये युवा शक्ति जब उस भाव में आती है, जब वो किसी भी हृदय स्पर्शी विषय पर तालियां बजाती है, तो क्या हम ये अपेक्षा ना करें कि वो भारत के गौरव के लिए तालियां नहीं बजाएंगे? निश्चित रूप से वो तालियां भी बजाएंगे और अपने उस वोट को उस सही जगह पर देंगे जहां देने पर उनके विश्वास को पूरा होते हुए हम सब देखेंगे। ये मेरा विश्वास इस वजह से है क्योंकि मैंने अपने भावों की अभिव्यक्ति में उस प्रसन्नता को महसूस किया है जो सामान्यतः बात करते वक्त हम नहीं प्रदर्शित कर पाते। आप एक बात सुनिश्चित समझिए कि जब भी किसी देश में युवा शक्ति उस प्रसन्न भाव से या उस उत्तेजना के साथ जो वहाँ के गौरव को बढ़ाने के लिए हो आती है सामने, तो निश्चित रूप से इसका फलन हम देख सकते हैं। जब भी कहीं पर किसी भी प्रकार की क्रांति हुई है तो उन क्रांतियों में युवा की सबसे ज़्यादा भागीदारी रही है। मैं क्रांति की बात उस वैचारिक क्रांति की कर रहा हूँ, ना कि कोई इस प्रकार की क्रांति जो उत्तेजना वाली हो। उत्तेजना से अर्थ स्पष्ट शब्दों में अगर कहा जाए तो उस प्रकार के प्रदर्शन जो उग्र हो जाते हैं, मैं उस क्रांति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस क्रांति की बात कर रहा हूँ जो मनों में प्रसन्नता के साथ खिलते हुए भारत को उस उगते हुए सूर्य की तरह देखना चाहती है। उस क्रांति की बात कर रहा हूँ। उस संवेदना, उस रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रभाव के साथ ये भाव आप सुनिश्चित समझिए कि वो युवा अगर स्वीकार करेगा तो निश्चित रूप से हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं इस विश्वास को आज व्यक्त तो उस स्वरूप में नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मैं निश्चित रूप से आने वाली इस 15 अगस्त के लिए ये बात कह सकता हूँ कि वो दिन भारत के लिए वो परिवर्तन का दिन होगा जब इस देश का वो युवा उस गुदगुदाहट से इस स्वतंत्रता दिवस को महसूस करेगा जहाँ पर उसने
अपने आप को एक क्षणिक विजयी होते हुए देखा है किसी भी प्रकार से उस देश के जंतर मंतर पर, तो इसका वो प्रभाव, वो खुशी उनके अंदर अगले लक्ष्य जो भी उनके मन में हो, मगर हो वो भारत के गौरव के लिए, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा उनको वो गुदगुदाहट देने ही वाली है। और आप यकीन मानिए, परिवर्तन की बयार यानी कि परिवर्तन की वो हवा जब भी कभी आती है तो आती तो युवा शक्ति के माध्यम से ही। ये युवा शक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ आयु से नहीं है, मैं उस युवा शक्ति की बात कर रहा हूँ जो मनों से युवा हैं इस भाव के साथ कि हमारा भारत, मेरा भारत वो होगा जो हमें गौरव का अनुभव कराए। और याद रखें, जितना भी पढ़ा लिखा तबका, जिसे हम कहते हैं लिटरेसी की बात करते हैं, वो तो अपनी जगह इसमें अपना योगदान देगा ही, मगर जो अपने आप को कम शिक्षित मानते हैं या कम स्किल्ड मानते हैं, उनके पास भी अपार संभावनाएं हैं कि वो अपना प्रेम देश की प्रगति में अपने व्यवहार को सुनिश्चित करके उस प्रकार से दे सकते हैं कि वो अपने कर्म को इसी भावना से करें कि हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे ही। आज हम अपने पड़ोसी देश चाइना की बात करते हैं, हमने अनुभव किया वहाँ देखकर सब कुछ कि वो लोग अपने कर्म को उस भावना से कर रहे हैं जो भावना उनको तो आगे बढ़ाती है, मगर उनके अंदर देश हित की भावना बहुत ज़्यादा है। वो आज जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं वो सब चाइना में बनी हुई हैं। वो जितने भी इस प्रकार के एप्लीकेशंस के अलावा गैजेट्स, उनके यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आज इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वो सब उनके देश की इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस चीज़ के लिए आज तो ऐसा नहीं कहूँगा कि हम इसको निश्चित रूप से अभी से ही अपने ऊपर अप्लाई कर लें, मगर हम अपने मन को तैयार करें इस भावना के साथ कि हम अपने देश में बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके इस्तेमाल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, गौरव महसूस करें। हो सकता है 2-3 साल हम उस क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, उस फास्ट स्पीड को ना रिसीव कर पाएँ, मगर अगर हमने भारतीय व्यापार को, भारतीय इंडस्ट्री को, भारतीय टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना शुरू किया, तो आप याद रखें विदेशों में भी भारतीय लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, वो व्यवस्थाएं यहाँ पर भी हो सकती हैं। अगर कमी है तो उस गौरव बुद्धि की और उस एडमिनिस्ट्रेशन की, उस गवर्नेंस की जो हमें यहाँ पर रोक दे। हम यहाँ पर साफ सड़कों, रहने की सुंदर व्यवस्था और ऑर्गेनाइज सिटीज़न की तरह अगर रहना शुरू करें तो बाहर जाने की वो इच्छा समाप्त होगी जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही है। हम भारत से पलायन होती हुई उस बुद्धि को, अगर अपनी ही बुद्धि को अपने पास नहीं रख सके और अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सके, तो फिर हम क्या कर सके। हमें आवश्यकता है उस युवा शक्ति को वो प्रेम देने की, जो प्रेम एक परिवार में होता है, जो प्रेम उस भावना के साथ निकल कर आए जहाँ पर कुछ कम धन लेकर भी हमारा युवा भारत की प्रगति में भागीदार बने, ना कि विदेशों में जाकर जो हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हैं उनके संसाधनों को बढ़ाने में अपना सहयोग दे। हमारे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। मैं राजनीति में और स्पिरिचुअलिटी में मिक्सचर की उस बात को कर रहा हूँ, मगर क्योंकि 15 अगस्त बहुत समीप है तो मेरे मन के भाव मुझे रोक नहीं पा रहे हैं कि मैं इस आज़ादी के दिवस को उस आज़ादी के रूप में देखूं
जो हम आज़ाद होने के बाद भी नहीं देख पाए, क्योंकि हमने कागज़ों में तो आज़ादी पाई है मगर विचारों की आज़ादी आज भी हमारे पास नहीं है। हम उन संकीर्णताओं में जी रहे हैं जो समाज को विभिन्न रूपों में बांट रही हैं। हम उन संकीर्णताओं में जी रहे हैं कि हम किसी भी सुशासन के अधीन रहने के योग्य ही नहीं रहे। हम रेड लाइट जंप करने में जो प्राउड महसूस करते हैं, मैं उस मनोवृत्ति की बात कर रहा हूँ। हम किसी भी नियम के उल्लंघन करने पर जो अपने अंदर एक खूबी, एक खासियत समझते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमें व्यवस्थित होना ही होगा। हम पक्षियों को व्यवस्थित रूप से उड़ते हुए देखते हैं, हम पशुओं को व्यवस्थित रूप से उनके घर फॉरेस्ट में रहते हुए देखते हैं। क्या ये मानव व्यवस्थित नहीं रह सकता भारत में? क्या ये अपने घर का कूड़ा बाहर क्यों फेंक रहा है? ये एक प्रश्न है। ये एक वो बात है जो शुरू होती है उस जगह से जहां हम अपने आप को अव्यवस्थित करने में पहला कदम बढ़ाते हैं। और अव्यवस्थित होने की आदत हमें हर क्षेत्र में अव्यवस्थित करती जाती है। हमें समझना होगा कि हम एक स्वच्छ भारत, एक ऐसा भारत जो स्वच्छता के साथ पवित्रता की भी बात करता था, और आज हम पवित्रता तो छोड़ चुके, स्वच्छता से भी दूर होते जा रहे हैं। हमें विचार करना ही है इस बात के ऊपर, और किस प्रकार का विचार करना है जो हमें लागू भी करना है अपने ऊपर। मैं सब भारतवासी, विशेषकर वो युवा शक्ति और उससे भी विशेष वो मातृशक्ति जो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को इस बात के लिए तैयार कर भी रही है और विशेष रूप से तैयार करे कि वो इन छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में इस प्रकार उतारें कि वो उनका स्वभाव बन जाए। और उनका ये स्वभाव भारत देश का स्वभाव है। अगर उस माँ ने उन बच्चों को बदलने में अपना योगदान दिया, तो मातृशक्ति उस नवीन भारत, विकसित भारत की आधारशिला रखने में अपनी वो भूमिका अदा करेगी जिसके लिए भारत में नारी शक्ति को माँ कहा गया, जननी कहा गया। और इसके अलावा कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर ये 15 अगस्त मुझे कह रही है कि वो आज़ादी नहीं थी जो कागज़ों में मिली। आज़ादी तो वो होगी जब हम एक दूसरे की तरफ प्रसन्नता से देख सकें। आते जाते सड़क पर ना जानने वाले के प्रति एक घूरती हुई आँख, एक छोटी सी गलती पर उठता हुआ द्वेष, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा फैक्टर मिसिंग है। और वो बड़ा फैक्टर एक ही है कि हम सब एक नहीं हैं। हम सबको एक होना ही होगा। जब हम सब एक होंगे तो अनेकता में एकता को परिभाषित करता हुआ ये भारत विश्व की वो प्रथम शक्ति होगा जो हथियारों की ताकत से नहीं, जो प्रेम की ताकत से अपने आप को स्थापित करता हुआ पूरे विश्व को दिखाई देगा। और यकीन मानिए, जितने भी नेता, जितनी भी सरकारें पूर्व में जो भी कार्य कर गई हैं, उसमें कुछ भी क्रिटिसाइज़ करने जैसा नहीं है। हमें मानना होगा कि हर व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ठीक काम किया। जो भी गलत हुआ उसके पीछे दोष हमारा है, क्योंकि हमने उसे होने दिया। जब हमें वो दिखा, अगर हमने उसका वो पुरजोर विरोध उस जंतर मंतर स्वरूप धरती पर या किसी भी ऐसे व्यवहार को प्रदर्शित करके किया होता, तो शायद ये हिम्मत बढ़ती नहीं। आज भारत भ्रष्टाचार की दीमक से इस हद तक युक्त हो चुका है कि जब नेता ये बात कहते हैं कि हमें प्रसन्नता है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त है या यहाँ पर भ्रष्टाचार इस स्टेट में नहीं है, तो
एक हास्यास्पद लोटपोट की कहानी जैसा विषय बन जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति उस भ्रष्टाचार की पर्ची को कटवा रहा है, उस छुपे हुए टैक्स को प्रत्यक्ष टैक्स से ज़्यादा दे रहा है, और हम कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त है। हमारे नेताओं को इस झूठ बोलने की प्रवृत्ति से हटना ही होगा, और अगर वो नहीं हटे तो याद रखिए, मेरा आप सब से ये अनुरोध है कि उन्हें हटा दें, पहले मन से, उसके बाद वोट से। तिरस्कार ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर आता हुआ ये दीमक का रोग बढ़ाने में सहयोग हमने भी किया है। तो इसलिए मैं किसी से विरोध उस भावना का करने की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम उसकी उस गलत बात का विरोध करें। व्यक्ति का विरोध करना वैमनस्य पैदा करता है। पार्टियां बदलती रहती हैं। भारत में तो इतना सुंदर व्यवहार है कि सत्तारूढ़ पार्टी, पुरानी सत्तारूढ़ पार्टी के जितने भी नामित अच्छा लगने वाले चेहरे हैं, उन सबको अपने पास बुला लेती है। और किस स्वरूप में बुला लेती है कि वो दल बदल कर वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए किसी भी पार्टी का विरोध नहीं, किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं, हर दल बदलने वाले उस मन का विरोध होना ही चाहिए जो सत्ता के लालच में दल बदल लेता है, जो सरकारी धन के लालच में दल बदल लेता है। हमें एक बात माननी ही होगी, ये जो सत्ता का गुरूर है, ये जो सत्ता का नशा है, इसको जिसने भी अनुभव किया वो वापस ज़मीन पर नहीं आ पाता। वो या तो फेंका और पटका ही जाता है, स्वाभाविक रूप से वो नीचे नहीं उतर पाता। हमें एक मैनेजर की तरह भारत देश के उत्थान के लिए काम करने वाले उन व्यवस्थापकों की आवश्यकता है जो भारत को आगे बढ़ा सकें। और वास्तविक आध्यात्मिकता और वास्तविक धर्म वही है जो हमें ये सिखाता है कि हम सबके लिए जी सकें, हम वो काम कर सकें जो सबके लिए हितकर हो। हम ऐसा कुछ भी ना करें जो सिर्फ हम अपने या अपने समुदाय मानकर कुछ लोगों के लिए कर रहे हों। ये सत्ता की हनक बहुत बड़े स्वरूप में देखने में पिछले लंबे समय से नज़र आ रही है। आज भारत रजवाड़ों का देश नहीं है, आज भारत लोकतंत्र है। और वास्तविक लोकतंत्र कभी भी किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। लोकतंत्र का अर्थ ही है उन विचारों को लेकर चलने वाला वो व्यक्ति जो सबके लिए सम्मान का भाव रखता हो, और पहला सम्मान उसकी नज़र में उस रूल रेगुलेशन का हो, उस गवर्नेंस का हो जो सिस्टम हमारे देश को चलाने के लिए मिला है। हालांकि उसमें भी बहुत से सुधारों की आवश्यकता समय समय पर होती है, मगर गवर्नेंस के हिसाब से चला सके, ना कि किसी दल विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष के प्रमोशन के लिए चलाए, बिल्कुल भी नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर में बैठा हुआ व्यक्ति या कन्याकुमारी में बैठा हुआ व्यक्ति, दोनों ही मेरे अपने हैं, दोनों ही मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं भारत की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध समझूं, इस प्रकार का व्यक्ति ही भारत में सत्ता पर आरूढ़ हो। और पहले कहा गया है धर्म रथ पर बैठा हुआ राजा। वो कौन सा धर्म है जो राजा के लिए है? राजा का धर्म है परिवार के मुखिया का वो धर्म। आज हालांकि परिवार का मुखिया कहना भी अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि परिवार भी उस स्वरूप में नहीं रहे जिस स्वरूप में पहले होते थे। फिर भी ये कहना पड़ेगा कि वो पिता जो सबको समभाव से देखे और सबके लिए व्यवस्था करने का भाव रखे। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के धर्म को मानकर सत्ता पर आरूढ़ होता है तो उसका जो भी सहयोग
मानव मन तो करते ही हैं, मगर वो चेतना, वो प्रकृति जो पूरी सृष्टि को चला रही है, वो उसको पूर्ण सहयोग देती है। और इस प्रकार का सहयोग देती है कि वो जब मुस्कुराता है तो पूरा देश मुस्कुराता है। आज भी आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि अगर सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रसन्न है तो सारी जनता प्रसन्न होगी, मगर वो प्रसन्नता उसकी किस भाव की हो? सबको साथ लेकर चलने के भाव की वास्तविक प्रसन्नता हो, ना कि किसी विपक्ष के नेता की हंसी उड़ाती हुई वो प्रसन्नता हो, या किसी व्यक्ति को टारगेट करती हुई वो प्रसन्नता हो। मैं उस प्रसन्न भाव की बात कर रहा हूँ जो सबके लिए बिल्कुल उसी प्रकार हो जैसे कि मीठा खाने पर सबको मीठा ही लगता है, नमकीन किसी को नहीं लगता। थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, मगर मीठा ज़रूर लगेगा। मैं उसी मिठास को इस 15 अगस्त को अपने सभी भारतवासियों के लिए उस चेतना के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि समर्पित हो, जो ये दिन सबको बदलने वाला हो। और किस प्रकार का बदलाव कि उनके अंदर वो मिठास पैदा हो जो बिना विरोध के, भारत कौन सा विरोध जो कष्ट देने वाला हो। हम विरोध भी करें तो ऐसा विरोध करें जो भारत को आगे बढ़ाने वाला हो। तो बिना विरोध के उस प्रकार से इस मिठास को ग्रहण करें और पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर आगे ले जाने का काम करें। मैं उस चेतना के इस व्यवहार को कहीं ना कहीं समझ पाता हूँ, तभी ये कह रहा हूँ कि उस चेतना ने चाहा ही योग है। उस चेतना ने, हम हर धर्म में उस एकाग्रता की बात करते हैं जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं, वो वास्तव में होती ही तब है जब हम एक हो जाते हैं उस चेतना के साथ। तो मैं उस एकाग्रता की बात कर रहा हूँ कि हम सब एक हों, उस चेतना के साथ एक हों, उस भावना के साथ एक हों जो भारत को विकसित देश कहलाने में लगने वाले समय को उतना कम कर दे कि हम उसे अगले कुछ वर्षों में ही देख पाएं। आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर इसमें लगभग समाहित है, मगर क्योंकि 15 अगस्त की बात साथ में आ गई तो मैं इसका विस्तार थोड़ा सा अलग स्वरूप में कर गया। मगर ये सत्य है भारत का कि परिवर्तन होना ही है। सबको मेरा नमस्कार।